हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। बच्चों, एनपीओ हमारा टॉपिक चल रहा है और एनपीओ में अभी हम लोग करने वाले हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका आपको 3 से 4 नंबर तक का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, कई बार 1 नंबर का भी मिल जाता है। एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फंड। तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान से समझेंगे। ज्यादातर बच्चों को इस टॉपिक में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, या तो सारे बच्चे कर लेते हैं बट वो कॉन्सेप्चुअली इतना नहीं समझ पाते। जिसमें गलती उनकी नहीं है, गलती उनके टीचर्स की रहती है, क्योंकि वो टीचर्स लोग इस तरीके से समझाते ही नहीं है। अब बेसिकली ये फंड है क्या, यहां पर हम बात करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर। बेटा, हमारे पास 2 तरीके के फंड होते हैं, एक है रिवेन्यू फंड और एक है बच्चों बताओ कैपिटल फंड। एक कौन सा फंड है बच्चों बताओ? रिवेन्यू फंड है, और एक आपका कौन सा फंड है? कैपिटल। एक्चुअली मान लीजिए हमें किसी से डोनेशन मिलती है, ठीक है, पैसा मिल गया। अगर मैं उसको बाहर इन्वेस्ट कर देता हूं ना, दैट बिकम्स द फंड। अगर कोई हमें पैसा मिला है, अगर वो अपने पास पड़ा हुआ है, सिंपल डोनेशन मान सकते हो आप उसको। लेकिन जब हम उसको बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के अमाउंट के जो हमें मिला है, तो वो फंड का रूप लेता है। पहले आप सभी बच्चे ध्यान से समझो कि बेसिकली स्पेसिफिक फंड की जब बात करी जा रही है, यहाँ पर स्पेसिफिक फंड में हमारे पास 2 तरीके का फंड आएगा बच्चों। एक आएगा हमारे पास रेवेन्यू फंड, एक हमारे पास कौन सा फंड आएगा? रेवेन्यू फंड बोल सकते हैं हम, और एक आएगा मेरे पास कैपिटल फंड। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। स्पेसिफिक फंड को आप ऐसे बोल सकते हो कि डोनेशन या फिर कोई अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ है, जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी एक पार्टिकुलर, स्पेसिफिक का मतलब होता है एक पार्टिकुलर पर्पस। जैसे कि किसी बंदे ने मेरे को पैसे दिए और उसने बोला कि तुझसे मैच करवाएगा। मान लीजिए मेरा स्पोर्ट्स क्लब है, मान लीजिए मेरा क्या है? स्पोर्ट्स क्लब है। किसी ने मेरे को पैसे दिए, डोनेशन दी, उसने बोला तुझसे मैच ही कराएगा, टूर्नामेंट करवाएगा। तो मेरे को पैसा तो मिल गया, बट दिस इज, ये जो फंड मेरे को मिला है, दिस इज रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पार्टिकुलर पर्पस। समझ में आ गया नहीं आगे? तो ये फंड हमारे बन जाते हैं स्पेसिफिक फंड। अब आपको यहाँ ध्यान से समझना है, इसी को हमने कैटेगराइज कर दिया है, एक रेवेन्यू फंड और एक कैपिटल फंड। बच्चों, जब हम रिवेन्यू फंड की बात करते हैं तो आप रिवेन्यू फंड को ऐसे समझ सकते हो, विच डज नॉट क्रिएट एनी एसेट। ध्यान से समझो, वो फंड जो कोई एसेट क्रिएट नहीं करते हैं, विच डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर एनपीओ। जो एनपीओ के लिए कोई एसेट क्रिएट नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिवेन्यू फंड। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? रिवेन्यू फंड। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि सर, एग्जांपल के तौर पर स्कूल है, तो स्कूल में उन्हें क्या हो, स्कूल वाले को कौन सा फंड? स्कूल वालों ने कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करा, तो आप बोल सकते हो प्राइज फंड। तो प्राइज फंड कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रहा है एनपीओ के लिए। और बताओ, कोई हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल के लिए क्या एग्जाम्पल बनेगा? बातें नहीं। और सर बताइए, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स क्लब है जी सर, तो स्पोर्ट्स क्लब का ठीक है एग्जाम्पल बनता है कि हमें फंड मिल रहे हैं, टूर्नामेंट करवाना है आपको। क्या करवाना है आपको? टूर्नामेंट या फिर मैच फंड आपको मिल रहा है, तो ये रिवेन्यू फंड बन जाए। समझ में आ गया? यस सर। तो इस तरीके से आपके पास जो है एग्जांपल्स क्रिएट होते हैं आपके इसके रिवेन्यू फंड के। सर, हॉस्पिटल्स के लिए आप क्या कह सकते हो? हॉस्पिटल्स में आप ये बोलो कि किसी ने आपको पैसा दिया और उससे ये बोला गया कि आपको ना उससे कुछ बेड्स खरीदने, मतलब बेड्स तो एसेट बन जाएगी भाई, बेड्स नहीं। आप हाँ ऐसे बोल सकते हैं कि आपको ना पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने हैं, इससे कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग। ये मैं अपनी तरफ से एग्जांपल बना रहा हूँ कि कोई बंदा पैसा देता है, मान लीजिए किसी ने मेरे को पैसा दिया और मान लीजिए मेरा हॉस्पिटल है, तो उसने बोला कि भाई ये अमाउंट लो आप। जैसे अभी आज के टाइम कोरोना चल रहा है बच्चों, तो खैर खत्म होने वाला है, तो कहता है इसकी रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाओ।
कैसे होता है, क्या चीज है, कैसे बचा जाए। अब आपको पता है जो डॉक्टर्स की टीम रहेगी या जो भी प्रोफेशनल्स रहेंगे उनका आने जाने का खर्चा, खाने पीने का, बहुत सारी चीजें होंगी। अब वो अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, एनपीओ क्या कर रही है बच्चों बताओ, अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, तो उससे कोई एसेट्स तो क्रिएट नहीं हो रही। एसेट्स में यहाँ पर बात कर रहा हूँ इन दी फॉर्म ऑफ टेंजिबल। किसकी बात कर रहा हूँ मैं बच्चों बताओ, नाम होता है वो तो एक अलग चीज है यार, देखो वहां पर इंटेंजिबल्स की बात नहीं हो रही है। सर कैपिटल फंड को आप कैसे समझाओगे, तो सभी बच्चे ध्यान से समझना, कैपिटल फंड का मतलब है वो फंड विच क्रिएट्स एसेट या विच क्रिएट एसेट्स फॉर एनपीओ। जो एनपीओ के लिए एसेट क्रिएट करे उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। तो आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे कौन सी है, जैसे कि बिल्डिंग फंड। एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने आपको पैसा दिया और बोला भाई से बिल्डिंग बनानी है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मान लो मैं स्कूल चला रहा हूँ, वो बंदा कह रहा है यार तेरी स्कूल की बिल्डिंग बड़ी बेकार है, ये ले पैसा और तुझसे बिल्डिंग। मतलब ऐसा होता है क्योंकि वही, वरना तो एनपीओ तो अपने पर्पस के लिए यूज कर लेगी। भाई मुझे तो फ्री में पैसा मिल रहा है, मुझे क्या दिक्कत है, आप मुझे पैसा दो। मान लो मैं एनपीओ चला रहा हूँ, आपने बोला सर ये पैसा आपको मिल रहा है, आपको इससे कैमरा ही लेना है फॉर एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, हम कोई एनपीओ रन कर रहे हैं, किसी पर्सन को हमारे बारे में पता चला कि हाँ यार ये पर्सन अच्छा काम कर रहा है, चलो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। अब उसने एनपीओ विजिट करा हमारा, उसने आकर देखा कि इसके पास खर्चे खुर्चे निकालने के लिए ठीक ठाक कलेक्शन आ रही है, ऐसा करते हैं इसको पैसा देता हूं और कुछ कंडीशंस लगाकर उसने पैसा दे दिया, भाई इसकी तो बिल्डिंग बनवाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया, बोलो यार। या फिर उसने उसको पैसे दिया, भाई टूर्नामेंट कराएगा तो इसका, टूर्नामेंट कराएगा तो रेवेन्यू फंड। जैसे टूर्नामेंट कराने से क्या होगा, और मतलब और जो यंग टैलेंट है उसको थोड़ा सा मतलब प्रमोशन, एक तरीके से उनको मौका मिलेगा। बात आ रही है, समझ नहीं आ रही। या फिर यहाँ पर बिल्डिंग फंड, पवेलियन फंड आप बोल सकते हो। स्पोर्ट्स क्लब कोई मिल गया, उसने बोला कि भाई साहब इससे एक काम करे तो पवेलियन बनवा, तेरे पास स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह तो सही है लेकिन कोई लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, पवेलियन नहीं है बैठने के लिए, तो वो कर। ठीक है भाई साहब, किसी ने पैसे दिए, एनपीओ को लाइब्रेरी बनवा भाई, इससे तू क्या बनवा, लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी फंड, लाइब्रेरी से क्या बनेगी हमारी, एसेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये कुछ है हमारे पास। बच्चों आप सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझो कि कोई भी अगर एनपीओ को स्पेसिफिक फंड मिलता है तो वो है चिंता। वो क्या है, एनपीओ की चिंता, चिता नहीं चिंता। चिंता क्या होती है, चिंता क्या होता है, लायबिलिटी। बोलो यार, लायबिलिटी को आप चिंता ही तो बोल सकते हो। लायबिलिटी को आप क्या बोल सकते हो, चिंता ही तो बोल सकते हो, क्योंकि सर वो काम हमने करना ही करना है। मतलब अगर किसी ने आपको पैसे दे दिए तो आपके सर पे टेंशन है कि भाई मैच करवाना है, प्राइज बांटने हैं, बिल्डिंग बनवानी है। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा स्पेसिफिक फंड बन जाता है बेसिकली। अब सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्या कैलकुलेशन होगी, इस चीज को हम देखते हैं सारे बच्चों। ध्यान से देखो बच्चों, पहले मैं इस वाले का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और फिर हम इधर समझेंगे। इसको हमें बैलेंस शीट में प्रेजेंट करके दिखाना होता है। आपके सिलेबस में एंट्रीज का कोई लेना देना नहीं है, तो एंट्री समझ के तुम करोगे भी क्या। चलो जी बच्चों, एंट्री वैसे भी सिंपल है, तो इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है। सीधा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सर बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाते हैं इसको। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे प्लीज। यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। 3 to 4 मार्क्स, इसको आप क्या बोल सकते हो, 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन आ जाएगा। बच्चों बोल देते हैं कि हमें ना मैच फंड मिला हुआ है। देखो सारे बच्चे इधर देखो, किसी ने पहले 50 या 1000 रुपए दे रखे हैं, पहले का बैलेंस पड़ा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस। बेटा एक बात मुझे बताओ, एक तरीके से मैं अकाउंट यहीं पे बना रहा हूँ, बेसिकली है अकाउंट ही है, लेकिन मैं सीधा यहाँ ही यही प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ क्योंकि आपसे बैलेंस शीट में मांगता है। अब ये भाई आए, इसने मेरे को आकर 50,000 रुपए दे दिए और बोला, क्या बोला कि सर इससे आपको मैच करवाना है। अब मैंने ये देखा यार 50,000 रुपए में कहां से मैच होगा, ध्यान से समझो। मैं भाई 50,000 रुपए तो बहुत कम अमाउंट है यार, इसमें मैच नहीं हो पाएगा। अब बेटा एक बात बताओ, क्या मैं इसको बोलूंगा और पैसे दे तब मैच करवाऊंगा? बोलो यार, सर कैसी बात कर दी आपने।
ये अपनी मर्जी से डोनेशन कर रहा है। एनपीओ में मेरे पास किसके पास राइट नहीं होता कि तुम मुझे पैसे दो, खाली राइट होता है मेंबर से पैसे मांगने का, क्योंकि मेंबर्स तो अपनी मर्जी से जुड़े हैं। नहीं दोगे तो अपनी मेंबरशिप छोड़ दो, वहां पर भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। तो बेटा एक चीज आप समझो, मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि भाई नहीं तू 1 लाख रुपए दे। बात आ गई समझ या नहीं आ गई? देखो भाई मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एनपीओ, मतलब मैं कोई एनपीओ तो रन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मेरे पास तो राइट है कि मैं आपसे पैसे लूं। बट कोई बंदा मुझे अपनी मर्जी से कोई डोनेशन दे रहा है तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता तो तेरे पैसे और दे। ठीक है बच्चों? ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था कि 50,000 रुपए जो हैं ये बच्चों आपके इसमें मैच नहीं होने वाला, तो हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर हमें और डोनेशन मिल गई मैच के लिए। ड्यूरिंग द ईयर हमें, देखना यार गेट बंद नहीं करा गया, ड्यूरिंग द ईयर और डोनेशन मिल गई हम लोगों को मैच के लिए। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों बताओ, हम इसमें ऐड कर देंगे डोनेशन फॉर मैच। मान लीजिए 20,000 रुपए की डोनेशन, या 20 की जगह 30 कर लेते हैं। बात समझ आई या नहीं आई? बोलो बच्चों। अरे भाई डोनेशन मिलने से क्या हो गया, चिंता बढ़ गई, और चिंता बढ़ गई तो फिर तुम भी बढ़ा दो। जब तक मैच नहीं हो जाएगा तब तक चिंता खत्म नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। जब तक क्या नहीं हो जाएगा, मैच नहीं हो जाएगा, तब तक चिंता खत्म नहीं होगी। क्या दिक्कत आ रही है? मैच हो जाएगा तो चिंता खत्म, तो इससे चिंता बढ़ गई हमारी। ठीक है भाई साहब? और बताओ, अब हमें लगता है कि 50 और 30 80,000, हमें लगता है कि अभी 80,000 रुपए में भी हमारा काम नहीं होगा, अभी हमारा टूर्नामेंट नहीं हो पाएगा, मैच नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, इसको इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इन्वेस्ट। हम अपनी एनपीओ में रखेंगे, फायदा क्या है? एनपीओ में रखने से तो एक पैसा भी नहीं बढ़ेगा। ऐसा करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, जब आप इसे इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मैच फंड इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? बोलो। एंट्री वैसे काम की नहीं है, बट फिर भी अगर आपको एंट्री करनी है तो आप ऐसे एंट्री बना सकते हो, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू मैच फंड, सीधा मैच फंड में लिख सकते हो। यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, ध्यान से समझो, ये एंट्री हो जाती है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट ये है कि इन्वेस्टमेंट करने से चिंता कम नहीं हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे तो कोई भी बंदा क्या करेगा, पैसा लेगा और इन्वेस्ट कर देगा, चिंता खत्म हो गई। चिंता एक ही काम से, एक ही चीज से खत्म होगी। बताओ किस चीज से खत्म होगी? बिल्कुल सही बात है, चिंता हमारी खत्म किस चीज से होगी? वो काम करवा दो भाई, जो स्पेसिफिक पर्पस है उस पर्पस को कर दो आप पूरा। अब पर्पस क्या था हमारा यहाँ, मैच करना। अब क्या होता है, मान लीजिए मैंने 80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ठीक है भाई साहब? मैंने सारे के सारे पैसे लगा दिए। इधर बैंक भी पड़ा रहता है, वो हम क्लोजिंग बैलेंस लास्ट से ले लेते हैं, बैंक का हमें प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी है, हमें फंड को समझना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों? बोलो। सर और क्या हो सकता है? अब ये जो मैंने मैच फंड करा है, इन्वेस्टमेंट करी है, इससे मुझे इंटरेस्ट मिलना है। तो बेटा जो इससे इंटरेस्ट मिलेगा ना, उसको भी ध्यान रखना सारे बच्चे, उसको भी हमें किसके लिए यूज करना है, मैच कराने। समझ में आ गई बात? क्योंकि सोर्स क्या है, वो चीज ये इन्वेस्टमेंट करने लायक मैं हुआ कहां से हूँ? बोलो। ये इन्वेस्टमेंट करने लायक मैं हुआ कहां से हूँ? ये इसी पैसे से तो हुआ। अगर ये पैसा ही नहीं होता तो मैं इन्वेस्टमेंट कहां से कर पाता? तो ये कॉन्सेप्ट है कि मैच फंड इन्वेस्टमेंट से अगर कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट भी आपको यूज करना है फॉर द पर्पस ऑफ मैच। इसके लिए यूज करना है आपको, मैच कराना। समझ में आ गए बच्चों? तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट जो भी है आपका, वो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। मान लेते हैं 10,000 रुपए का इंटरेस्ट है। समझ में आ रहा है? एक्चुअली इंटरेस्ट की एंट्री, रिसीव होने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मैच फंड। सीधा कर दो आप, इंटरेस्ट रिसीव। क्योंकि मैं अल्टीमेटली उसको कहां डाल रहा हूं बताओ? अरे अल्टीमेटली किस में डाल रहा हूं मैं, मैच फंड में तो डाल रहा हूं।
ये एंट्री आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, बट फिर भी आप समझ सकते हो। सर और बताओ, कई बार इंटरेस्ट हमारा एक्रूड हो जाता है, मिला नहीं है। कई बार इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाता है, एक्रूड। तो अगर कोई एक्रूड इंटरेस्ट है तो वो बच्चों बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, जितने का भी मेरा इंटरेस्ट एक्रूड है, कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, तो मिलना बाकी है, तो एसेट साइड में भी आएगा। और साथ के साथ हम उसको यहाँ पर भी ऐड करेंगे, टोटल इंटरेस्ट होता है। समझ आ रहा है? यस सर। तो मैंने एक्रूड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अलग से समझा दिया। जी सर। तो अगर एक्रूड इंटरेस्ट भी क्वेश्चन में दे रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको भी यहाँ पर एक्चुअली टोटल इंटरेस्ट लेना होता है। ये वाला मान लीजिए रिसीव्ड वाला है और ये वाला आपका एक्रूड वाला है। ठीक है बच्चों? ठीक है। कॉन्सेप्ट दोबारा से समझो। ये मेरी पहले से चिंता पड़ी थी, इतने की डोनेशन और मिल गई, चिंता बढ़ गई। अब सर ठीक है, अब हमने सोचा 80 में भी काम नहीं चलेगा, इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट आ गई, मेरे पास क्या हो गई, एसेट। बोलो भाई। इसके बाद मुझे इस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इतने का इंटरेस्ट मिल चुका है, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट शैल आल्सो बी एडेड टू द मैच फंड। क्योंकि भाई साहब ये क्या करेगा, ये जो इंटरेस्ट है इसको भी मैच के लिए ही यूज करेगा। ठीक है भाई साहब। उसके अलावा एक्रूड इंटरेस्ट मिला नहीं है, मिलना है, तो दो इफेक्ट होने वाले हैं। तो एक्रूड इंटरेस्ट आएगा एसेट साइड में, और ये भी मिलेगा एक्रूड बेसिस पर ही, इसको भी हम ऐड कर देंगे। समझ आया? बोलो। अब क्या है सर, और बताओ। अब भाई ऐसे करते हैं, मैच कर देते हैं सर, खत्म करो कहानी। क्या करो, मैच कर दो। जब मैच करने की बारी आती है तो प्रैक्टिकली समझना, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी इसको हम सेल कर देते हैं। ये जो हमने क्या करी थी, इन्वेस्टमेंट, इसको हम क्या कर देते हैं, सेल। ये जनरली प्रॉफिट पर ही सेल होती है, क्योंकि हम ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जहां से कोई डूबने का चांस ही ना हो, जहां से कोई लुटने पिटने का सिस्टम ही ना हो। मतलब हमने बैंक में एफडी करवा दी, थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। बोलो यार। आरडी करवा दी, आरडी पे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। आरडी की फुल फॉर्म सर कुछ नहीं होती। चलो ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। बात आई, समझ नहीं आई बच्चों? तो सेविंग की कंपैरिजन में हमें आरडी पे ज्यादा, आरडी होती है रिकरिंग डिपॉजिट, समझ में आ रहा है? इसमें हमें सेविंग की कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेस्ट थोड़ा मिल जाएगा। आपको लॉन्ग पीरियड तक करना है तो आप एफडी करा लो, फिक्स डिपॉजिट। समझ में आ रहा है बच्चों? तो एक्चुअली हमारा पर्पस क्या है, इंटरेस्ट कमाना है, सिंपल सा। अब क्वेश्चन क्या रहा है कि इस वाली इन्वेस्टमेंट को हमने सेल कर दिया, तो बच्चों अब आप बताओ, जब आप इस इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे तो बताओ, सीधी सी बात है, जो भी इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन जैसा क्या है वैसे कर लेना। प्रॉफिट पर होएगी तो प्रॉफिट को यहाँ पर ऐड कर देना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मैच फंड इन्वेस्टमेंट। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? बेसिकली प्रॉफिट क्या, वो इंटरेस्ट ही होता है। अगर हमने एफडी या आरडी की फॉर्म में कराया और किसी अनदर फॉर्म में है तो उसको हम प्रॉफिट, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। अच्छा सर और बताओ, और अब क्या है, और कुछ नहीं, अब करेंगे मैच। हमने सोचा भाई अरेंजमेंट हो गया, पैसे का कोई टेंशन नहीं है, चलो जी मैच करना करते हैं शुरू। अब मुझे बताओ, आपने करा मैच, आपके पास पैसे कितने पड़े हैं, 50 और 30, 80 और 10, 90 या 90 का मान लो जो भी है। अब आपने कर दिया मैच एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए का। बताओ सर ऐसा क्यों करा? अरे भाई जब मैच चलते रहते हैं तो हो गया खर्चा, या तो एनपीओ का अकाउंटेंट इतना बड़े थे, हम तो इससे ज्यादा खर्चा करेंगे ही नहीं। अब आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है कि भाई साहब प्लानिंग अलग है, जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तो भाई बजट हम कुछ बनाते हैं, एक्चुअल में कुछ होता है। बोलो हाँ है ना? फिर हम डेविएशन देखते रहते हैं कि भैया क्या हुआ, किस वजह से डिफरेंसेस आए हैं। समझ रहे हो या नहीं? आप अपना ही देख लो, आप प्लान बनाते हो 10 घंटे पढ़ने का, पढ़ते हो 2 घंटे, तो प्लान और एक्चुअल क्या रहते हैं, डिफर कर जाते हैं कई बार। कई बार क्या, ज्यादा बार। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कई बार ऐसा होता है कि जो पैसा मेरे पास फंड के लिए मिला था, हम उससे ज्यादा पैसा क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, कॉन्सेप्चुअली समझो, अगर मैंने एनपीओ में यहाँ पर 1 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, बताओ मैच एक्सपेंसेस, अगर बच्चों बताओ मैंने 1 लाख का खर्चा कर दिया, तो बताओ इसका क्या मतलब निकल कर आ रहा है? पता है इसका क्या मतलब है? भाई 90,000 थे और तूने 1 लाख खर्च कर दिए। अब बच्चों यहाँ तो 10,000 नेगेटिव आ जाएगा। बोलो यार। यहाँ तो 10,000 क्या आ जाएगा, नेगेटिव।
इस नेगेटिव का ये मतलब है कि मुझे 10,000 रुपए किसी से लेने हैं। बोलो। अगर इस नेगेटिव को मैं एसेट साइड में भी दिखा सकता हूँ। इसको आप कॉन्सेप्चुअली समझो। अगर मैंने इसको डेबिट साइड दिखा दिया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे किसी से पैसे लेने हैं। बताओ, मैं इसके पास जाऊंगा, भाई पैसे लेने, तू पैसे दे दे। सर कैसी बात कर दी, कोई नहीं देने वाला आपको पैसे। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही है? ना कराएगा लो जी, सिंपल सी बात है। तो बच्चों देखो, आप कॉन्सेप्ट समझो। 90,000 रुपए हमने खर्चा 1 लाख का कर दिया, तो इसका सिंपल मतलब है 10,000 रुपए मैंने एनपीओ ने अपनी जेब से खर्च करे हैं। जिसका ये मतलब नहीं है कि मैं 10,000 रुपए जिसने पहले डोनेशन दी थी उससे मांगूंगा। ना, मांगने कोई राइट नहीं है, राइट नहीं है हमारे पास, क्योंकि मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न होता तो मैं मांगता उससे पैसे। बात आ रही है समझ? यहाँ पर तो जिसने जितने दे दिया आप उसी में काम चलाओ, जो एक्स्ट्रा हो रहा तो आपका है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये जो 10,000 रुपए जो एक्स्ट्रा है, ये बच्चों ध्यान से समझो, ये एनपीओ का खर्चा है। ये क्या है बच्चों बताओ? एनपीओ का खर्चा। इसको एनपीओ अपना कहाँ ले जाएगी बताओ सारे बच्चे? इसको एनपीओ ले जाएगी अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट से। समझ में आ गई बात? बोलो। अच्छा सर एक बात बताओ, ये 90,000 है, अगर 80,000 खर्च होते तो क्या होता? अब आप बताओ, अगर 1 लाख की जगह 80,000 खर्च होते तो कितना बच जाता? 10,000। तो हम ये नहीं कहते एनपीओ का प्रॉफिट हो गया। ना, ये प्रॉफिट का थोड़ी गेम चल रहा है। इसका मतलब 10,000 रुपए की चिंता बाकी है। इसका मतलब 10,000 रुपए आपके बच गए हैं, तो उसको मैच फंड के नाम से पड़े रहने दो। इस पैसे को बाद में यूज करना, बाद में कभी मैच करा लेना, लेकिन इनकम मत बना देना। समझ में आई बात? ये नहीं आई? बोलो यार। इसका फंड फिर आगे के लिए जमा हो जाए। हाँ, ये मतलब कभी इन फ्यूचर में आप मैच करोगे तो वहां काम आ जाएगा। इसका मतलब है ये चिंता बाकी है। इसका मतलब ये चिंता क्या है हमारी? 10,000 रुपये देके खत्म। समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो बच्चों। सर। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पैसे हैं बच जाते हैं, जितने हमें फंड के लिए मिले थे। अगर सारे पैसे खर्च नहीं हुए हैं, कुछ पैसा बच गया है, तो इट सिंपली मीन्स कि चिंता हमारी क्या है? आई होप आप सब बच्चों को समझ में आ गई बात। बोलो। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाता है रेवेन्यू फंड का। कॉन्सेप्ट कौन सा खत्म हो जाता है? रेवेन्यू फंड। सर अरे यार तू समझ लेना है, दिमाग खराब कर दिया यार। अभी जो समझा रहा हूँ वो समझ ले पहले। ये वाला ये एक्यूड इंटरेस्ट है। एक्यूड इंटरेस्ट फ्रॉम मैच फंड इन्वेस्टमेंट। अब समझने में ध्यान दे। अब देखो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट लगने हैं आपको, सारी चीजें सेम है, बस एक नई चीज आ जाएगी आपके पास। हाँ जी, ध्यान से देखो सारे बच्चे। कैपिटल फंड में क्या होगा? इधर देखो सारे बच्चे। मान लेते हैं कि हमें बिल्डिंग फंड मिला है। देखो सारे बच्चे, मान लेते हैं हमें क्या मिला है बच्चों बताओ? बिल्डिंग फंड। किसी व्यक्ति ने हमें पहले से पैसे दे रखे थे बिल्डिंग बनाने के लिए। तो बच्चों हमारे पास पहले से फंड पड़ा हुआ है, 10 लाख का ले रहा हूं मैं। तो ये मेरी चिंता है जी सर, सिंपल। फिर मुझे डोनेशन मिल गई। ध्यान से देखो, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। मुझे बिल्डिंग बनाने के लिए फिर डोनेशन मिल गई 2 लाख की। तो फिर मेरी चिंता क्या हो गई? बढ़ गई। अरे जवाब दो यार। सिंपल सी बात है। अब मैंने क्या करा? इसको इन्वेस्ट कर दिया, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। मैंने 12 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया। एक बात ध्यान रखना बच्चों, इन्वेस्टमेंट करने से चिंता कम नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट करने से चिंता खत्म नहीं होगी। चिंता किस चीज से खत्म होगी? जब आपको काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं है, सिंपल सा बात है। ठीक है सर। अब ये जो इन्वेस्टमेंट करिए, इससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट है उसको भी आपको किसके लिए यूज करना है बताओ? इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट है टोटल। बोलो भाई। या अगर आप इसे रिसीव्ड वाला ले रहे हो तो रिसीव्ड वाला ले लीजिए। ठीक है। जो एक्रूड है वो मिलना बाकी है, तो वो मिलना बाकी है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। बोलो। और यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि भाई वो भी तो मिलेगा आज नहीं तो कल। तो आप इस चीज को इस तरीके से समझो कि आपके पास बिल्डिंग के लिए कितना पैसा इकट्ठा हो चुका है? 10, 12, 13। इधर बैंक भी चल रहा होगा। बैंक में ऑटोमेटिकली प्लस माइनस होता रहता है।
अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हमारा फोकस है कॉन्सेप्ट को समझने में, वो भी फंड वाले कॉन्सेप्ट को। अब मुझे एक बात बताओ आप सभी बच्चे, आपने बनवा दी बिल्डिंग, आपने क्या बनवा दी? बिल्डिंग। अरे बिल्डिंग बन गई तो चिंता ही खत्म हो गई। बोलो आप पहले इस वाली इन्वेस्टमेंट को सेल कर दोगे, जैसे ही सेल करोगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं बचेगी। बोलो जैसे ही सेल कर दोगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं बचेगी। अब आप बनवाओगे बिल्डिंग, इस चीज को सारे बच्चे समझेंगे। जब आपकी बिल्डिंग बन जाएगी तो एसेट साइड में क्या आ जाएगी? समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर। बोलो यस सर। और अगर कोई बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोई बिल्डिंग अभी इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं बनी है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से आ जाएगी। अरे बोलो यार। बस यहाँ पर आपको एक चीज ये समझनी है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट। इधर देखो सारे बच्चे, यहाँ पर इस फंड से, इधर देखो, इस फंड से ये आपकी एसेट क्रिएट हो रही है। इस फंड से या तो बिल्डिंग बनी है या WIP। WIP मतलब यार बिल्डिंग 4 मंजिल की है, 2 फ्लोर बने हैं, अभी पूरी बिल्डिंग नहीं बनी है। तो बच्चों आप एक चीज समझो, इधर देखो सारे बच्चे नोटिंग कर नहीं। भाई साहब जब बिल्डिंग बनी है, जब बिल्डिंग बनी है तो NPO की नेटवर्थ भी तो बढ़ेगी। यस सर। हर चीज के क्या होते हैं? 2 इफेक्ट होते हैं। अबे बिल्डिंग आसमान में से थोड़ी आ गई है। बोलो बिल्डिंग बनी है तो बिल्डिंग बनने से जैसे ओनर ने लगाई होती तो कैपिटल बढ़ जाती, अगर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न होता, लोन वोन होता। यहाँ पर बिल्डिंग डोनेशन से बनी है, लोगों के कंट्रीब्यूशन से बनी है, तो बच्चों बिल्डिंग एसेट साइड में जरूर आई है। ये चिंता खत्म, ध्यान से समझो, ये चिंता खत्म, माइनस कर देंगे इसको, माइनस करके ये वाला पॉइंट है ध्यान रखने वाला, इसको माइनस करके हम ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल फंड। मान लो कि पूरी बिल्डिंग 13 लाख रुपए की बन गई है, मान लेते पूरी 13 लाख की बिल्डिंग बन गई है, तो ये एक नया पॉइंट है कि यहाँ चिंता तो खत्म। जी सर, चिंता खत्म, चिंता खत्म। एक हमारा NPO में कैपिटल फंड रहता है, आपको पता है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलता है। अरे बोलो यार, ये कहां से मिलता है आपको? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो एक्चुअली जो NPO में जो फंड रिप्रेजेंट होता है एसेट्स में से लायबिलिटीज, उसे कैपिटल नहीं बोलते। कैपिटल इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि यार किसी एक व्यक्ति की नहीं है, काफी सारे लोग, पूरी NPO की एक तरीके से, तो कैपिटल फंड का नाम दे दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग बनी है, ये वाला जो पैसा आया है, इससे हमारी कैपिटल फंड भी बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं इसको, ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड। समझ में आ गया बच्चों? बताओ बोलो यार, ये कॉन्सेप्ट रहता है। चाहे बिल्डिंग कंप्लीटेड वाले का हो तो बिल्डिंग कंप्लीटेड वालों को ट्रांसफर कर दो, अगर बिल्डिंग प्रपोर्शनेट कंप्लीट हुई है तो हम प्रपोर्शनेट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हम ये मानते हैं कि प्रपोर्शनेट तो हमारा कर्जा क्या हो गया? कम हो गया। बोलो यार। यस सर। तो कर्जा खत्म करके बस कैपिटल फंड में ऐड करना, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या होता था बच्चों बताओ? कर्जा खत्म हो रहा है, या तो एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा तो कहाँ ले जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड। एक्सपेंसेस कम हुए हैं तो कहाँ पड़ा रहेगा? लायबिलिटी साइड। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? चिंता अभी बाकी है। और यहाँ पर क्या है? सारा सेम कॉन्सेप्ट, पहले की इतने का फंड पड़ा है, इतने की डोनेशन मिल गई, इतने की इन्वेस्टमेंट हो गई, इतने का इंटरेस्ट मिल गया, हाँ या ना? और इतने का एक्रूड इंटरेस्ट है, क्योंकि वो भी हमारी चिंता को क्या करेगा? बढ़ाएगा। बिल्डिंग हमारी कंप्लीट हो गई, एसेट बन गई। WIP है, वो भी एसेट बन गई। जितने से चिंता कम हुई उसको माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो क्या करेंगे? बस यहाँ पर, बस इधर यहाँ खाली माइनस करके छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ माइनस करते वक्त क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर टू कैपिटल। ये एक एक्स्ट्रा बात आ गई। तो ये वाली बात आपके लिए क्या है? स्पेसिफिक फंड में बेटा एक्स्ट्रा है। आई होप आप सब बच्चों को समझ आ गई होगी। यस सर। सर बिल्कुल मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और अब हम करके लाएंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने हैं आपको। होमवर्क है आपका, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 15 तक। ठीक है भाई साहब, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। अगर आप ईमानदारी से ट्राई करोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा, और अगर आप ईमानदारी से ट्राई ही नहीं करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। उसके अलावा एग्जाम्पल्स पर आ जाओ फटाफट।
इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपकी होमवर्क है। 5 के बाद 6 कर लेना। 5, 6। इलस्ट्रेशन 7 इंपॉर्टेंट है। जनरल फंड गिवन है तो जनरल फंड का जो इंटरेस्ट रहता है वो सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले जाता है, क्योंकि जनरल फंड कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है, किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं है। उसका जो इंटरेस्ट मिलता है वो आप एनपीओ अपनी मर्जी से यूज कर सकती है। आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, जो पैसा एनपीओ अपनी मर्जी से यूज कर सके, मर्जी से एक्सपेंसेस वगैरह के लिए यूटिलाइज कर सके, वो चले जाता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही करेंगे आज के लिए। आई होप आप सब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप लोग नंबर नोट कर लीजिए। नंबर आपके पास इसे भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट्स पूछ सकते हो मेरे से। एंड वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हो कि ये चैप्टर आपको पूरा एनपीओ चैप्टर पूरा एक फ्लो में आपको मिले, तो आप लोग क्या कीजिए, सभी बच्चे प्ले स्टोर से जाकर संजय क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एंड जो है आप लोग क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो। कुछ बड़े रीजनेबल प्राइसेस पर हम क्या करने इस कॉन्सेप्ट को लेकर आने वाले हैं, पूरा चैप्टर आपको कराने। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। एंड हाँ, कमेंट करके बता दिया करो वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है बच्चों, ओके।